हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी लोक साहित्य का लेक्चर 3 है और इसमें हम कहावतें पढ़ेंगे। नागपुरी लोक साहित्य में कहावत पढ़ेंगे। लोक संगीत पढ़ना था लेकिन लोक संगीत बहुत लंबा है, वो एक लेक्चर में नहीं होगा, इसलिए उसको अंत में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कहावत के बारे में। नागपुरी लोक साहित्य में कहावत पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनजीवन तथा मौखिक साहित्य में लोक कथाओं और लोकगीतों का जैसा महत्वपूर्ण स्थान है, वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान लोकोक्तियों का भी है। तो क्या कह रहा है कि हमारे जनजीवन में जिस तरह से मौखिक साहित्य में लोक कथा और लोकगीतों का जैसा स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान लोकोक्तियों का भी है। लोकोक्तियाँ अनुभूति के सागर हैं। तो ये प्रश्न बनता है इस तरह से, जो लाइन दिया हुआ है इसमें वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसे अनुभूति कर सागर कहल जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा? लोकोक्तियाँ या कहावत। गीत और कहानियाँ तो विशेष समय पर प्रयुक्त होती है, किंतु लोकोक्तियाँ तो जीवन में अस्थायी स्थान रखती हैं। तो क्या है? गीत और कहानियाँ जो होती है वो विशेष समय पर कही जाती है, उनके लिए एक समय बंधा हुआ होता है। लेकिन लोकोक्तियाँ क्या है? ये जीवन में अस्थायी स्थान रखती है, यानी कि ये हमेशा प्रयोग होती है। यह दैनिक जीवन में बहुत अधिक व्याप्त है और स्वतः ही सहज रूप में प्रकट हो जाती है। तो लोकोक्तियाँ क्या है? दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है, घुला है, मिला हुआ है और यह अपने आप ही क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है, अपने आप ही बोलचाल की भाषा में ये सामने आ जाता है। लोकोक्तियाँ ज्ञान का भंडार है। इस भंडार का प्रयोग संसार की सभी भाषाओं में होता है और यह जन समुदाय के सामान्य ज्ञान को प्रकट करता है। संस्कृत में कहावत के लिए अनेक शब्द प्रचलित हैं, जैसे लोकोक्ति, प्रवाद, आभानक, पर्यवाद, लोक प्रवाह, लौकिकी गाथा आदि। तो संस्कृत में कहावत के लिए या लोकोक्ति के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जिनमें कि लोकोक्ति हो गया, प्रवाद हो गया, आभानक हो गया, पर्यवाद हो गया, लोक प्रवाह, लौकिकी गाथा, ये सब है। विदेशी भाषाओं में भी इन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो लोकोक्ति को विदेशी भाषा में भी क्या है? अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि लैटिन में प्रोवर्बियो, ग्रीक में पैरोमिया और स्पेनिश में रेफ्रान, तुर्की में एटलोर सोजू और रूसी में पोजबिट्सा, अरबी में माल्टल, फारसी में एम्सल और हिब्रू में मासल और अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहा जाता है। तो अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहा जाता है, उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है, कहावत कहा जाता है। भारतीय भाषाओं में भी इसके लिए पृथक नाम है। तो भारतीय भाषाओं में भी लोकोक्ति के लिए अलग अलग नाम है, जैसे कि हिंदी में लोकोक्ति कहा जाता है, कहनावत कहा जाता है, उपखान कहा जाता है, उर्दू में जबरुल मिसल कहा जाता है और लहंदा में इसे अखान कहा जाता है और राजस्थानी में ओखानी कहा जाता है। वहीं गढ़वाली में इसे परवाना कहा जाता है और गुजराती में कहेवत कहा जाता है और बंगला में प्रवाद, प्रवचन, लोकोक्ति कहा जाता है। वहीं मराठी में इसे आना कहा जाता है, न्याय कहा जाता है, लोकोक्ति कहा जाता है और तेलुगु भाषा में इसे समीटा कहा जाता है और आखिर में नागपुरी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? कहावत कहा जाता है और इसे कवनाइत भी कहा जाता है। नागपुरी में इसे कवनाइत भी कहा जाता है, बहुत जगह आपको कवनाइत लिखा हुआ मिलेगा। तो कहावत कहे, कवनाइत कहे या लोकोक्ति कहे, ये सारी चीज़ें एक ही होगा। आगे देखेंगे परंपरा। लोकोक्ति का प्रारंभ कब हुआ यह नहीं कहा जा सकता है, पर यह सर्वत्र प्राप्त है। तो लोकोक्ति का भी प्रारंभ कब हुआ ये नहीं कहा जा सकता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन यह सभी जगह है। लोकोक्ति पूरे संसार में सभी जगह है। लोकोक्तियों की परंपरा हमारे प्राचीन साहित्य में मिलती है। वेद तथा उपनिषदों में अनेक लोकोक्तियाँ पाई जाती है। संस्कृत के अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया है। प्राकृत एवं पाली ग्रंथों में भी बहुत आकर्षक एवं अनुभूतिपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं। तो ये लोकोक्तियाँ के बारे में हो गया। अब लोकोक्ति का परिभाषा देखेंगे। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है लोक की उक्ति। इससे ही स्पष्ट है कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लोक की उक्ति। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही अत्यंत व्यापक है, बहुत ही फैला हुआ है। लोकोक्ति के स्थान पर अब कहावत शब्द का प्रचलन हो गया है, फलस्वरूप इसकी सीमा क्षेत्र भी कम हो गई है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे कि कौन विद्वान
इसके बारे में क्या कहे हैं। तो लोकोक्तियाँ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले बोलचाल की भाषा में बनती है, रूढ़ होती है, फिर वह अनेक बार अपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य की भाषा में भी अपना आसन जमा लेती है, किंतु साहित्य में आते आते लोकोक्ति को बहुत समय लग जाता है। ये कथन किसका है? कन्हैया लाल सहल जी का। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये अभी जो हम बताएंगे ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको ये 1-2 लाइन दे देगा और पीछे पूछेगा कि ये गोइठ केकर है के, तो आपको याद रखना होगा कि ये कथन किसका है, तो कन्हैया लाल का है। उसी तरह आगे है, लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के चोखे एवं चुभते सूत्र हैं। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर सत्यागुप्त का। तो देखिए इससे भी प्रश्न पूछेगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के चोखे एवं चुभते हुए सूत्र हैं, ई गोइठ केकर है के, तो आपको याद रखना होगा कि ये डॉक्टर सत्यागुप्त का कहना है। लोकोक्तियाँ जनसमूह के बिखरे हुए रत्न हैं। लोकोक्तियाँ जनसमूह के बिखरे हुए रत्न हैं, ये कहना किसका है? तो कन्हैया लाल का। इससे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये पूछेगा कि लोकोक्तियाँ जनसमूह के बिखरे हुए रत्न हैं, ई केकर गोइठ है के, तो ये कन्हैया लाल सहल जी का है कथन। इसके अलावा प्रश्न पूछेगा, प्रश्न बना हुआ है कि के बिखरा हुआ रत्न कहल जाएला। नागपुरी लोक साहित्य में के बिखरल रत्न कहल जाएला, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो आपको याद रखना होगा कि लोकोक्तियों को जनसमूह का बिखरा हुआ रत्न कहा जाता है। तो इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखेंगे डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकोक्तियों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। देखिए इनमें जो वर्गीकरण है उसका हम डिटेल में नहीं दिए हैं, क्योंकि इतना लोग अपने अपने हिसाब से वर्गीकरण किए हैं, तो आप क्या होगा, आपको सब मिक्स हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और उतना डिटेल में आपको पूछेगा भी नहीं। तो बस आपको याद रखना है कि कौन विद्वान कितना उसको वर्गीकरण कितने भागों में किए हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकोक्तियों के 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। वहीं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकोक्तियाँ को 5 भागों में बांटा है। श्याम परमार ने मोटे रूप से कहावतों को 4 भागों में विभक्त किया है। बिहार प्रोवर्ब के संपादक जॉन क्रिश्चियन कहावतों को 6 भागों में बांटा है। डॉक्टर कन्हैया लाल सहल ने कहावत को 6 प्रमुख भागों में बांटा है और डॉक्टर सत्यागुप्त ने लोकोक्तियों का वर्गीकरण 8 भागों में किया है। तो इतना सारा आपको बस याद रखना है कि कौन कितना भागों में बांटा है। उसके बाद नागपुरी कहावतों का वर्गीकरण, ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का वर्गीकरण है और इससे प्रश्न पूछा गया है। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था और आने वाला एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ये वर्गीकरण को आपको अच्छे से याद रखना है। तो भुवनेश्वर अनुज जी का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। पहला सामाजिक कहावतें, तो पहला सामाजिक कहावतें हैं, उसके अंतर्गत जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक संबंधी और सामाजिक व्यवहार और ज्ञान संबंधी, ये 4 इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से क्या करता है, 3 दे देता है यहाँ से और 1 इधर से कोई मिला देगा और पूछेगा कि इकर में कौन सामाजिक कहावत कर भेद नहीं लागे। तो आपको याद रखना होगा कि सामाजिक कहावत में ये 4 आते हैं, जाति, नारी, ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवहार और ज्ञान संबंधी, ये 4 आते हैं सामाजिक कहावत के अंतर्गत। उसके बाद है भाग्य संबंधी, खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी, लोक विश्वास संबंधी और भाषा संबंधी और प्रकीर्णन संबंधी लोकोक्ति। तो इस तरह से 6 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे सामाजिक कहावतें, जिन कहावतों को समाज स्वीकार कर ले तथा जो समाज में लोकप्रिय हो उसे सामाजिक कहावत कह सकते हैं। अब सामाजिक कहावत के अंतर्गत 4 इसके उपभाग हैं, मैंने बताया अभी। तो उसमें पहला है जाति संबंधी कहावतें। समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं जिनका अपना एक विशेष जातिगत गुण होता है। कहावतों के माध्यम से हमें यह गुण दोष देखने को मिलता है। जाति संबंधी कहावतें इस प्रकार हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, ये आपको कहावत दे देगा और पूछेगा कि ये कौन मध्यकर कहावत है के या कौन मध्यकर लोकोक्ति है के, यानी कि उसका आपको वर्गीकरण पूछेगा। तो देखते हैं क्या क्या है। जाति संबंधी में क्या क्या आएगा, सोनारक 100 कुटासी, लोहारक 1 घाना। तो इसमें लोहार और सोनार जाति का बोध हो रहा है, तो आपको याद हो जाएगा कि ये जाति संबंधी कहावत है। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, बनिया संगी न बेस्वा सती, पंछी में कौआ और मनुख में नौआ, यानी कि पंछी में कौआ और मनुष्य में क्या, नौआ, ठाकुर के बारे में इसमें बोल रहा है। ना ओल सीझे ना कोल बूझे, इसमें कोल जाति के बारे में बोला जा रहा है। कोल्हू कर गरु,
कायथक बच्चा कधियो नहीं सच्चा, तेल कर तेल जले, यहाँ तेल नहीं होगा, तेली कर तेल जले होगा, तेली कर तेल जले मसाल चली कर छाती फाटे। तो अगर ये आपको पूछेगा तो ये सब जाति संबंधी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है नारी संबंधी। नारी संबंधी कहावतों से नारी की समाज में स्थिति का चित्रण मिलता है। नारी संबंधी कहावतें इस प्रकार है। तो नारी संबंधी कहावतों को भी पकड़ना बहुत ही आसान है, आप कहावत देख के पकड़ सकते हैं। जनी और पानी कर एके ढंग, यानी कि औरत और पानी का एक ही तरह का क्या होता है, लक्षण होता है, एक ही तरह का गुण होता है। दूधक गाय और छौक माय सौंप कर दुलारी, जनी कर नाक नी रहले मैला खाए, जनी कहते हैं औरत को। नील नारी नीचे धोए, नील नारी नीचे धोए, सैतीन कर साल नहियरे सहाल, ये सब अगर रहेगा तो ये नारी संबंधी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक कहावतें। तो ऐतिहासिक कहावतों के अंतर्गत नागपुरी कहावतों में ऐतिहासिक कहावतें बहुत ही कम मिलती है। ऐतिहासिक कहावत देखें, जैसे कने राजा भोज और कने गंगू तेली, अगर ये दे देगा और पूछेगा कि ये कौन मैथका कर कहावत है के, तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक कहावत हो जाएगा। सामाजिक व्यवहार और ज्ञान संबंधी कहावतें। नागपुरी में सामाजिक व्यवहार तथा ज्ञान संबंधी कहावतें बहुत अधिक मिलती है। समाज के विचार एवं विश्वास, रीति रिवाज कहावतों में अधिक अभिव्यक्त होते हैं। तो उसका उदाहरण देखेंगे सामाजिक व्यवहार और ज्ञान संबंधी कहावतों का। तो खीस खाए आपन के, बूझ खाए बिरले के, बिरले यानी कि बहुत कम को, गिना चुना को। खिसाए चैड़ से के दियाए आय, डहर चलबे संग लगाए के, काम करबे अंग लगाए के, यानी कि रास्ता चलना है साथ लगा के और काम करना है अंग लगा के, ध्यान लगा के। आसे रह रे बगुला कार्तिक मासे, जोगी कर बरद बलाए, खटबे तब चाटबे, खाखरा कर पीठ पोड़ले खखराए जाने, खखरा कहते केकड़ा को। राड़ी जाने महुआ खाल, भोज कर दिने कोहड़ा रोपे। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब आपका सामाजिक व्यवहार तथा ज्ञान संबंधी कहावतों के अंतर्गत आएगा। अब भाग्य संबंधी कहावतें देखते हैं। तो नागपुरी भाषा क्षेत्र में लोग अधिक भाग्यवादी होते हैं, मतलब भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन भी वे क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करने से कभी भी नहीं कतराते हैं। वो बहुत परिश्रम करते हैं, भले वह भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो कठिन परिश्रम भी करते हैं। भाग्य संबंधी कहावतें देखें। हम नी जानी, जानी जीतन वहा बाबा, मोय दुबन दरी रहे किनारे बैठ, छाहे बैठले लागे धाम, हाथी ऊपर कुकुर काटे, जहाँ रतन का ढेर लागत घोंघा करम कर फेर, मान ले देव नहीं तो पत्थर, 100 मछली बेंग होगा, यहाँ पर 100 मछली बेंग होलक। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब भाग्य संबंधी कहावतों के अंतर्गत आते हैं। कोई भी कहावत दे देगा और उसका वर्गीकरण आपको पूछा जाएगा, तो याद रखना होगा आपको। आगे है खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी। तो खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी, प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें न थी, किंतु कहावतों में स्वास्थ्य विज्ञान के निर्देश मिल जाते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, काउल परसु ओहे हाल, यानी कि कल परसों वही हाल, आवल अघन फुल्लक गाल, लजाल बाघ ललुआ चाटे, अघन में खाए सूखल भात, चैत चढ़ले बोथलो भात नहीं मिलेला। इन सब का अर्थ हम अलग से कोई वीडियो में बना देंगे, अभी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और बुक के अंत में, भुवनेश्वर अनु जी का बुक के अंत में ये सारा जो भी कहावत है और बुझवैल है वो सब दिया हुआ है, तो उसको जब हम पढ़ाएंगे तो सबका हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। सावन करीला भादो दही, मौत नहीं तले जहम सही। उसके बाद खिचड़ी कर चाय यार, दही पापड़ चटनी और अचार। अब आगे देखेंगे जीव जंतु तथा पशु पक्षी संबंधी। तो जीव जंतु तथा पशु पक्षी संबंधी में नागपुरी में ऐसे अनेक लोकोक्तियाँ मिलती है जो विभिन्न पशु पक्षियों से संबंधित है। कुछ कहावतें इस प्रकार हैं, कुकुर कर भुकले बदरी नी फाटे, या कुकुर कर भुकले का बदरी फाटी, है इस तरह से भी रहता है। टेटेंगा कूदे झाटी तरे, टेटेंगा कहते हैं गिरगिट को। आगे देखेंगे भाषा संबंधी लोकोक्तियाँ। कुछ कहावतों के द्वारा भाषा विज्ञान संबंधी तथ्यों का भी पता चलता है। तो कुछ ऐसे कहावत है जिससे भाषा विज्ञान संबंधी तथ्यों का भी पता चलता है, जैसे कि 3 कोस पर बदले पानी और 7 कोस पर बानी। कहने का अर्थ है कि 3 कोस में पानी बदल जाता है और 7 कोस पर
वाणी बदल जाता है, भाषा बदल जाता है। तो ये भाषा संबंधी लोकोक्तियाँ हो गया। उसके बाद है प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ। इसमें संदेह नहीं कि लोकोक्तियों की रचयिता जीवन दृष्टा होते हैं। इनकी रचना के पीछे लोकमानस की व्यापक दृष्टि होती है। इसके सृष्टा जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, उसे ही लोकोक्तियों की रचना करते हैं। तो प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ कहने का अर्थ होता है कि इसके जो रचनाकार होते हैं, सृष्टिकार होते हैं, जो वो अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसी से ही लोकोक्तियों की रचना करते हैं। देखते हैं, अंधवाव खोजे 4 गो आँख। अंधवाव होगा यानी कि अंधा भी क्या खोज रहा है? 4 आँख खोज रहा है, उम्मीद से ज़्यादा चीज़ खोज रहा है। दूधो नहाए पूतो फल, बाँस कर सूखल कंसी टूट सकेला मुदा नेव नहीं सकेला। तो ये सब प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ के अंतर्गत आएगा। तो उपरयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कहावतें हमारा मार्गदर्शन करती है। कहावतें चलती फिरती दर्शन शास्त्र है और इनका अस्तित्व सार्वभौम है, यानी कि पूरा फैला हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और इसको शुरू करने से पहले अगर आप पीडीएफ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये सारा पीडीएफ आपको पीडीएफ ग्रुप में दिया जाता है और उसका प्राइस मैंने मात्र 100 रुपया रखा है। पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दिया जा रहा है, और अगर टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं तो मात्र 200 में आपको सारी चीज़ें दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जुड़ जाएं। तो देखते हैं, भाव में चमत्कार लाने ले कौन साहित्यिक भाग कर व्यवहार होएला। तो भाव में चमत्कार लाने के लिए किस साहित्यिक भाग का व्यवहार किया जाता है? तो ये होगा कहावत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कहावत। कहावत के मन कहना। देखिए, ये प्रश्न उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो कहावत कौन कहता है? ये लोक कर कवनाइत है। क्या मैंने बताया था कि कहावत, कवनाइत या लोकोक्ति ये तीनों एक ही चीज़ है। तो ये लोक का, संसार का कवनाइत है, कहावत है। भाषा संबंधी दुनिया में जन समूह का रत्न के मानल जाएला। तो मैंने बताया था वो लाइन, जन समूह के बिखरे हुए रत्न। तो किसको माना जाता है? तो ये कहावत को माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कवनाइत शब्द कर इस्तेमाल लोक साहित्य में केकर ले करल जाएला। तो कवनाइत शब्द का इस्तेमाल लोक साहित्य में किसके लिए किया जाता है? मैंने बताया है आपको, लोकोक्ति के लिए। लोकोक्ति, कहावत या कवनाइत। आगे है कहावत है के। तो कहावत क्या है? तो कहावत हो जाएगा आपका प्रकीर्ण साहित्य। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्ण। ऑप्शन डी यहाँ पास थोड़ा दूर में आ गया है। सही आंसर क्या होगा? प्रकीर्ण साहवत। कहावत प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आता है। लोकोक्ति कर माध्य से का जिनिस कर जानकारी मिलेला। तो लोकोक्ति का माध्यम से किस चीज़ का जानकारी मिलता है? जिनिस के बारे में बहुत कोई लोग पूछते हैं। जिनिस यानी कि किस चीज़ का, वस्तु, चीज़ कह सकते हैं। तो किस चीज़ का जानकारी मिलता है लोकोक्ति के माध्यम से? तो लोकोक्ति के माध्यम से समाज और संस्कृति का हमको जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकोक्तियाँ जन समूह के बिखरे हुए रत्न हैं, ई केकर गोइठे के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकोक्तियाँ जन समूह के बिखरे हुए रत्न है, ये किसका कहना है? तो ये कहना है कन्हैया लाल सहल जी का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक कहावत कर भेद नहीं लागे। ये उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो मैंने आपको अभी बताया भी था। तो इनमें से जो है भाग्य संबंधी जो है वो सामाजिक कहावत के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपदेश देवे के लिए कौन लोक साहित्यिक भाग कर उपयोग करल जाएला। तो उपदेश देने के लिए किस लोक साहित्यिक भाग का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा देवल सौभे, क्योंकि लोकोक्ति, कहावत और कवनाइत ये तीनों एक ही चीज़ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देवल सौभे। जो लोग पेड पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हैं उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 का पीडीएफ आज दे दिया गया है व्हाट्सएप में, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बाहमन खाए मूसा ओकते ना पोकते कौन तरह का लोकोक्ति है के। तो ये क्या हो जाएगा? बाहमन खाए यानी कि ब्राह्मण जाति का इसमें बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? जायत संबंधी। देखिए धीरे धीरे आप पकड़ने का सीख जाइएगा। ये हो जाएगा जायत संबंधी यानी कि जाति संबंधी। गोंदली सरे तो धान झरे कौन तरह कर कहावत है के। गोंदली आप समझ रहे हैं, जहाँ की गाय का या बैल उल का या
जानवरों का जो मैला रहता है उसको वहाँ जमा किया जाता है, उससे क्या होता है, खाद बनता है, उसी को गोंदली कहते हैं, गोंदली। तो गोंदली जब सड़ता है तो धान क्या होता है, अच्छी तरह से होता है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये खेती बाड़ी का हो जाएगा, ये खेती बाड़ी संबंधी हो जाएगा। करनी न धरनी नाम सोबरनी कौन तरह का लोकोक्ति है के? तो करनी न धरनी नाम सोबरनी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जीवन दर्शन संबंधी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन दर्शन संबंधी। अगला प्रश्न है, जनी और पानी कर एके ढंग कौन तरह का लोकोक्ति है के? तो जनी और पानी कर एके ढंग ये क्या हो जाएगा, आसान है, बहुत ही आसान है, नारी संबंधी हो जाएगा। जे लोक साहित्यिक भाग में अंग्रेजी में कहल जाएला, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, अंग्रेजी में प्रोवर्ब। जे लोक साहित्यिक भाग के अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहल जाएला उके नागपुरी में कौन रूप में जानल जाएला? तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है, कवनाइत कहावत लोकोक्ति कहा जाता है। इंग्लिश में प्रोवर्ब कहा जाता है और नागपुरी में कवनाइत कहावत और लोकोक्ति कहा जाता है। तो सही आंसर होगा देवल सौभे। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति कर विशेषता कौन रूप में हमरे के प्रभावित करेला? तो लोकोक्ति कर विशेषता किस रूप में हमें प्रभावित करता है? तो लोकोक्ति का कौन सा विशेषता है, ये अलंकार शैली में होता है। सही आंसर होगा अलंकार शैली। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंधाव खोजे चार गो आँख कौन किस्म कर कहावत है के? तो क्या हो जाएगा, अंधाव खोजे, अंधवाव यानी कि अंधा आदमी भी चार आँख ढूंढ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रकीर्ण ये कहावत के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्येंद्र पहेली के कई भाग में बांटे हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र पहेली को 3 भागों में बांटे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कहावत भाषा के प्रदान करेला। तो कहावत जो है लोकोक्ति वो भाषा को क्या प्रदान करता है, तो वो भाषा को स्थिरता प्रदान करता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कहावत का उपयोग कहाँ सुपट मानल जाएला? तो कहावत का उपयोग कहाँ सुपट यानी कि बहुत अच्छी तरह से माना जाता है? तो कोनो बात के समझाए में, किसी बात को समझाने में कहावत का उपयोग माना जाता है। काव्य शास्त्र में लोकोक्ति के का मानल जाएला? तो काव्य शास्त्र में लोकोक्ति को क्या माना जाता है? तो अलंकार। सही आंसर होगा अलंकार। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और जो लोग पेड PDF ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको वहाँ बहुत सारा मटेरियल दिया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको उतना सारा मटेरियल दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।